नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ एक बड़ा राहत देने वाला मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय टीम हारी, वहां कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि एक तेज गेंदबाज अगर होता, हालांकि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि किसी भी खेल में अगर मगर किंतु परंतु ऐसे शब्दों से बात नहीं बनती, बावजूद इसके टीम इंडिया की कमी दूर करेंगे शमी। इस पर बातचीत करेंगे और अचानक मोहम्मद शमी पर चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल सबसे पहले खबर बताते हैं कि बेंगलुरु टेस्ट में जैसे ही हार की खबर आई, साथ ही साथ एक और खबर आई और वो खबर है टीम इंडिया को राहत देने वाली। राहत इस लिहाज से क्योंकि मोहम्मद शमी का गेंदबाजी अभ्यास शुरू हो गया है। बेंगलुरु में ही वो अभ्यास करते दिखाई दिए और ऐसा नहीं कि कोई छोटा स्पेल उन्होंने किया हो, प्रॉपर 1 घंटे उन्होंने गेंदबाजी की। और साथ ही साथ ये खबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अहम हो जाती है, जब इसमें यह जुड़ जाए कि वहां पर गेंदबाजी के जो कोच हैं भारतीय टीम के, मॉर्ने मॉकल, वो भी लगातार बने हुए थे। उनकी मौजूदगी में ही मोहम्मद शमी ने अपना गेंदबाजी का अभ्यास किया। टखने में चोट की वजह से काफी समय से दूर है मैदान से। रिहैब का प्रोसेस चल रहा है, सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद रिहैब का प्रोसेस चल रहा है। लगभग हर दिन के साथ ये खबर आती है कि अब लगभग फिट हो गए हैं, अब 90% फिट हैं, अब 95% फिट हैं, अब ऑलमोस्ट फिट है। लेकिन वो जो मैच फिटनेस होती है ना, उस मैच फिटनेस से अब तक मोहम्मद शमी जो है वो दूर है। इसीलिए इस सीरीज में भी जो पहला टेस्ट मैच था वहां वो नहीं खेले, जहां उनकी कमी भी खली, उस पर भी आयुष से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं आयुष। अगर मॉर्ने मॉकल खड़े हैं और अगर मोहम्मद शमी 1 घंटे तक बॉलिंग का अभ्यास करते हैं उसी मैदान पर जहां टीम इंडिया थोड़ी देर पहले मैच गंवाई है, खबर तो बनती है। बिल्कुल बनती है सर, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल का वहां मौजूद होना नॉर्मल ऐसा नहीं था कि वो केवल अभ्यास कर रहे थे और एक बहुत रैंडम सी चीज हो रही थी, या वो प्रैक्टिस कर रहे थे मैदान पे वापसी करने की। वहां पे अगर कोच मौजूद हैं 1 घंटे का, ऐसा भी नहीं कि 2, 4, 10 बॉलें फेंक के एक रिदम चेक की कि हाँ भाई क्या मैं उस रिदम में वापस आ रहा हूं। अगर 1 घंटे की बॉलिंग सेशन हुई है यानी कि मामला सीरियस है। और सर मुझे लगता है कि भारतीय टीम भी थोड़ा सा माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे की हो रही है तैयारी पूरी तरीके से। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी हो रही है और रोहित शर्मा कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि भाई कहां शमी दोबारा से सूजन हो गई है, वो तो अभी बहुत दूर है फिटनेस से, उस पर कुछ खास नहीं कह सकते। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा कि मोहम्मद शमी अभी फिट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं, वही टेस्ट मैच जहां पे भारतीय टीम हार जाती है, एक अच्छा टेस्ट मैच होता है, 5वें दिन तक पहुंचता है। उस टेस्ट मैच के बाद आप देखते हैं कि वहां पे मॉर्ने मॉर्कल मौजूद हैं जो इंडिया के हेड बॉलिंग कोच हैं, और वहां पे गेंदबाजी का 1 घंटे अभ्यास करना मतलब मामला सीरियस है सर, बिल्कुल। और भारतीय टीम के लिए इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी सीरीज से पहले मोहम्मद शमी का वापस आना। बड़ा गेंदबाज है और लास्ट टाइम जब खेला था इन्होंने तो क्या तबाही मचाई थी, दुनिया ने देखा है 2023 वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं भारतीय पर्सपेक्टिव से सर बहुत अच्छी खबर है। रोहित शर्मा थोड़ा सा टैक्टिकल माइंडसेट वाला गेम खेलना चाह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया इनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर ना हो। वो जसप्रीत बुमराह की तैयारी करें, वो आकाशदीप की तैयारी करें, मोहम्मद सिराज की तैयारी करें। मोहम्मद शमी आउट ऑफ सिलेबस आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये टीम इंडिया का प्लान नजर आता है सर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि भले ही बेंगलुरु टेस्ट में जिस तरह से भारतीय टीम हारी उस पर चर्चा है, उस पर चर्चा हम लोगों ने भी की, क्योंकि कोई भी हार हो वो कुछ ना कुछ सिखाती है, कई सवाल खड़े करती है, वो सब हमने डिस्कस किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि लगातार हम बता रहे हैं आपको कि जो मछली की आंख है ना, वो आंख तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर टिकी हुई है। वहां से नहीं डेविएट होना है, वहां कैसे पहुंचना है उसका रास्ता ठीक है थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मुश्किल चुनौतियों से लड़ना, उससे पार पाना टीम इंडिया को आता है। और जिस तरह से बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी और दूसरी पारी की बल्लेबाजी को ही अगर आप देख लेंगे तो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि टीम किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। और शमी आउट ऑफ सिलेबस बात जो हो रही है, वर्ल्ड कप में खेले थे और किस तरह से खेले भी उन परिस्थितियों में थे जब हार्दिक पांड्या को चोट लग गई, वरना वो तो प्लेइंग 11 में नहीं थे। वहां से आकर खेलना और फिर वहां से जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की, मतलब कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा हम लोग कहते हैं, ये बड़ी पुरानी कहावत है कि बॉलर्स जो होते हैं वो पेयर्स में काम करते हैं, हंटिंग पेयर्स जिसको कहा जाता है। आप उठाकर देखिए, चलिए पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप जाएंगे तो इमरान खान, सरफराज नवाज, जो शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। आप इंडिया में आएंगे कपिल देव, मनोज प्रभाकर, आप इंडिया में आएंगे जवगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, आप इंडिया में आएंगे तो इस तरह से, या जहीर खान के साथ आशीष नेहरा, या जहीर खान के साथ मुनफ पटेल। तो हंटिंग पेयर में, या और मैं तो कहता हूं स्पिनर्स में भी हंटिंग पेयर होता है भाई। कुंबले प्रेशर बनाते थे, हरभजन विकेटें ले जाते थे, हरभजन प्रेशर बनाते थे, कुंबले विकेटें ले जाते थे। तो कई बार मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी के टीम में आने से जो भारतीय टीम मजबूत होती है वो तो होती ही है, वो जो जसप्रीत बुमराह का लीथल आक्रमण है
वो और आक्रामक हो जाता है, क्योंकि वो फिर 1 और 1 2 वाला हिसाब किताब नहीं होता, फिर वो 1 और 1 11 वाला हिसाब किताब हो जाता है। ये मोहम्मद शमी के आने का फायदा है, और इसीलिए हार के बाद भी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़ी ही सकारात्मक कर रहे हैं, और सकारात्मक माहौल है भी भारतीय टीम का। चलिए एक और खिलाड़ी नेट्स पर पहुंचे, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। शमी के साथ साथ शुभमन गिल भी दिखाई दिए। शुभमन गिल थोड़े से अनलकी थे, पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए क्योंकि उनके गर्दन में थोड़ी जकड़न थी। वैसे तो बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन एक टेस्ट मैच जो आपको 5 दिन खेलना होता है, उसमें जिस तरह से फील्डिंग से लेकर बल्लेबाजी तक जिस तरह की फिटनेस चाहिए होती है, वो जरूरी था कि उनको एहतियातन रेस्ट दिया जाए। अब नेट्स में दिखाई दिए हैं। उनके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर भी टीम के साथ अगले जो 2 टेस्ट मैच है उसके लिए जोड़ दिए गए हैं। आयुष अभी बड़ा इनकी क्यूरियोसिटी थी कि एक और स्पिनर क्या करेगा। 3 स्पिनर तो ही हैं भाई, आर अश्विन नहीं है आपके पास, रविंद्र जडेजा है आपके पास, कुलदीप यादव है आपके पास, ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर क्यों? वॉशिंगटन सुंदर दरअसल आयुष अभी रणजी ट्रॉफी में 150 रन करीब बना के आ रहे हैं। क्या ये जो बैटिंग ऑब्सेस टीम रही है हमारी की थोड़ा सा बैटिंग में और डेप्थ हो, थोड़ा सा बैटिंग में और डेप्थ हो, हालांकि उस डेप्थ में आप कहां तक जाएंगे? नहीं आप देखिए, जब नहीं चलना होता तो कोई नहीं चलता, आप 46 रन पर चले आते हैं और रिकॉर्ड बन जाता है। जब चलना होता है तो फिर सब चलते हैं, जिस तरह से दूसरी इनिंग में हुआ। हालांकि दूसरी इनिंग में जो सवाल उठेंगे वो सबसे पहले केएल राहुल पर उठेंगे, क्योंकि उनको ये रोल दिया गया है कि जब नया बॉल विरोधी टीम लेती है तो वो उस नए बॉल को ना सिर्फ फेस करें बल्कि प्रोटेक्ट करें अपने बाकी प्लेयर्स को, ताकि वो धीरे धीरे बाकी प्लेयर्स का काम सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना हो, वो 1 रन 2 रन ले और फटाफट वो नॉन स्ट्राइक एंड पर जाएं और फिर पूरा का पूरा ओवर केएल राहुल खेले। ये काम वीवीएस लक्ष्मण ने बरसों बरस किया है, इसीलिए उनको वेरी 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 स्पेशल लक्ष्मण जो कहा गया वो इसीलिए कहा भी गया था। खैर, केएल राहुल पर बाद में चर्चा कर लेंगे। शमी का फिट होना, वॉशिंगटन सुंदर का टीम के साथ जोड़ा जाना, यानी अभी भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो गौतम गंभीर एज अ कोच और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन टिक करना चाहते हैं। बिल्कुल टिक करना चाहते हैं सर। और लक्ष्मण की आपने बात की, जिस पोजीशन पे वो बल्लेबाजी करते थे वहां से 8,500 रन बना लेना टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। हमेशा ऑलमोस्ट जब आपकी बल्लेबाजी आती है तो आप लोअर मिडिल ऑर्डर या टेल के साथ ही बल्लेबाजी करते पाए जाते हैं, वही काम बिल्कुल दिया गया है। और सर क्यों नहीं सवाल उठेंगे, आप देखिए टॉप ऑर्डर ने स्कोर करना शुरू किया। रोहित शर्मा जिस इंटेंट के साथ शुरुआत करते हैं, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से रन बनाते हैं, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भी प्रॉपर इंटेंट के साथ 70 रन बनाते हैं। अनफॉर्चुनेट रहे कि लास्ट बॉल ऑफ द डे पे आउट हो गए। उसके बाद सरफराज 150 कर जाते हैं, पंत 99 पे आउट होते हैं। अपनी तरफ से सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और यहां पे 4th इनिंग में सर 107 की जगह हार्डली अगर 50 रन और भी होते, 157 का अगर एक टारगेट मिला होता न्यूजीलैंड की टीम को, तो शायद प्रेशर और दबाव पूरी तरीके से जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पे और होता, बहुत ज्यादा होता। इसके लिए क्या करना था, जो हमारे 3 मेन नीचे के बल्लेबाज थे, केएल राहुल सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा नहीं 12 रन की जगह 30-40 भी कुछ करके चले जाते, 25-30 रन, और वही रविंद्र जडेजा करके चले जाते और वही काम रविचंद्रन अश्विन भी करके चले जाते, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होती टीम को। और जिस तरीके से उन्होंने रन नहीं बनाए, ये थोड़ा सा एक परेशानी का सबब था मुझे लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है सर कि शुभमन गिल जो है वो अगले मैच में उनकी वापसी बिल्कुल बनती है। और जो आपने बात कही शुभमन गिल से, तो सर ऐसा नजर आया कि बिल्कुल रहा भी नहीं गया। जैसे इधर टीम इंडिया हारी, उधर एकदम वो परेशान से उठ गए, एकदम हो गए। अभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कंप्लीट हुई रोहित शर्मा की ढंग से, और वो वहां पे मैदान में नॉकिंग करते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार बल्लेबाज, एक जिम्मेदार प्लेयर की आप टीम से बाहर हैं, यू आर द मेन प्लेयर, आपको कहा जाता है यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट एटलीस्ट, और वहां पे आप इस तरीके की जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको पता है कि ये टेस्ट मैच आप नहीं जीते, शायद आप रहते तो आप कुछ एटलीस्ट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते थे। और एज अ बैट्समैन या एज अ प्लेयर सर, हम लोग छोटे लेवल पे खेलते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि अगर टीम जीत रही है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करूं टीम की जीत में। और अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और वहां से सारी चीजें देख रहे हैं, और अगर टीम जीत रही है तो फिर भी ठीक है, अगर हार रही है तो वो चीज ज्यादा दिल पे लगती है। मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए भी थोड़ा सा वैसा ही उनको फील हुआ। तुरंत पहुंच गए वहां पे, नॉकडाउन ले रहे थे, वो थ्रोज ले रहे थे और वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ी सी। अगले मैच में बिल्कुल एक्साइटेड होंगे सब, मतलब बहुत ज्यादा, कि जल्दी से वापसी करें और कुछ करके दिखाएं टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना आयुष, आप भारतीय क्रिकेट टीम की इस वक्त जो साख है और जहां पर वो बनी हुई है, जहां पर वो है, वहां पर 2 चीजें होती हैं कि एक तो आप एक मैच हार गए अपने घर में तो आप तुरंत अपनी छाती पीटना शुरू कर दीजिए, हाय 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 हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। दूसरा, आप बहुत ही मैच्योरिटी से कहिए कि हाँ हम हार गए, हमें पता है हम क्यों हारे, अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप क्यों हारे हैं और आपने उस चीज को कह भी दिया, स्वीकार भी कर लिया। अब आपको उन चीजों को ठीक करना है। तो बगैर पैनिक किए भी बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और मैं तो कहता हूं, जब जिस टीम के फैंस
2023 वर्ल्ड कप के फाइनल की हार को पचा सकते हैं। बिल्कुल। उनके लिए ये मैच कौन सा बहुत बड़ा है, बस, और सर, कुछ भी नहीं वो है। भी 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद अगर आपकी टीम 400 रन के आसपास जोड़ दे रही है तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये टीम कहीं से आपको बैकफुट पे जाती नहीं दिखाई देगी। फिर चाहे जो भी हो, आप रिजल्ट के लिए खेलना था, रिजल्ट के लिए खेले। हाँ, वो कमियां थोड़ी बहुत रह गई, वो उन कमियों का जो नुकसान हुआ, अब उस पर आते हैं। नुकसान कह लीजिए या कह लीजिए कि जैसे कई बार ना थोड़ा सा हिलाया जाता है आदमी को कि चलो चलो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हार एक ऐसी हार है जो ऐसे समय पे आई है जो थोड़ा सा घंटी बजाकर जाएगी रोहित शर्मा की भी और बाकी टीम मेंबर्स की भी, कि भैया अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो वो पॉइंट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर आपको हमेशा मुस्तैद रहना है। क्या फर्क पड़ा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर, उसको लेकर जो खबर है वो भी आपको बताते हैं। बेंगलुरु टेस्ट हारने से करीब 6% का नुकसान हुआ है। ये एक पॉइंट है जिस पर ये दो तस्वीरें जो आपको इस ग्राफिक्स के साथ दिखाई दे रही हैं, यानी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, ये दोनों लोग सोच रहे होंगे। 74.24 से 68.06 हो गया है विनिंग परसेंटेज, जो बहुत मैटर करता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए। टीम इंडिया को बाकी बचे हुए 7 में से 5 टेस्ट मैच जीतने होंगे। इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बाद में समझा भी देंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया पर दबाव होगा। दबाव इसलिए होगा क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के घर में सीरीज है, और फिर अगर आपके ऊपर यह दबाव हो जाएगा कि आपको 3 मैच जीतने ही जीतने हैं तो आप पर स्वाभाविक तौर पर दबाव बनता है। सीरीज बचाने के लिए आपको अब ये 2 टेस्ट मैच लगातार जीतने होंगे, यानी जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं जिसमें 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे, 1 टेस्ट मैच आपने गंवा दिया, तो अब बाकी बचे जो 2 टेस्ट मैच हैं वो आप खेलेंगे तो आप सीरीज बचाएंगे, वरना ये सीरीज भी हाथ से जा सकती है और फिर वो थोड़ा सा चिंता की बात होगी, वहां पर ज्यादा दबाव हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पर मैंने कहा था कि इस पर विस्तार से बात करेंगे, एज ऑफ नाउ आयुष जो गणित है वो कहता है कि आपको जो 7 मैचेस बचे हैं, यानी 5 वहां और यहां के 2, उसमें से 5 जीतने हैं। यानी अगर आपने 2 यहां जीत भी लिए तब भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीतने हैं। अभी ना तो मैं ना तो आप, कोई भी स्टैटिस्टिशियन बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता है, लेकिन मोटा मोटी ये तो मैं बता ही सकता हूं कि ये आज की स्थिति में है जो पॉइंट है। जैसे ही बाकी टीमें दुनिया की जो मैचेस खेल रही हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल में, उनके जो रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट से जब ये पॉइंट टेबल फिर से इसमें बदलाव आएगा, मेरा अपना आकलन कहता है कि 5 नहीं 4 मैचेस जीतने होंगे। 4 मैच अगर भारतीय टीम जीत लेती है और 2 ड्रॉ करा लेती है तो भारतीय टीम थ्रू है। आपने भी जो रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा, क्या आप इस लाइन पर आपके पास भी चीजें आई हैं? बिल्कुल सहमत हूं सर आपकी बात से। क्यों? क्योंकि देखिए 5 टेस्ट मैच अगर आप जीत जाते हैं तब तो क्लियर कट आप फाइनल में है, नो डाउट। और वो प्रेशर 3 मैच जीतने का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके, अगर 3 मैच जीते हैं तो टेक्निकली आपको बॉर्डर गावस्कर सीरीज ही जीतनी है, पूरी सीरीज जीतनी है, उसका एक अलग प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन सवाल यह है कि सर तीसरा कंटेंडर है कौन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा? दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका पे बात करेंगे। श्रीलंका सर जाएगी साउथ अफ्रीका। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका में जाके 3 टेस्ट मैच की सीरीज में साउथ अफ्रीका को उसके घर में हरा के आ जाएगी स्विंगिंग और सीमिंग कंडीशंस में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, एक मैच में सर हो सकता है चीजें बदल जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही लगेगा कि वो सीरीज साउथ अफ्रीका को जीतनी चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका जा रही होती वापस इधर श्रीलंका और स्पिनिंग ट्रैक पे गोल वगैरह में अगर मुकाबले होते, वहां पे अगर आप बोलते तो शायद श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी होता, क्योंकि उनके पास हैं उस तरीके के स्पिनर्स। हाल फिलहाल उन्होंने यही न्यूजीलैंड की टीम को पूरी सीरीज हराया है कहीं ना कहीं, और उसके बाद वो टीम इंडिया वापस आई है यहाँ पे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की। तो अगर श्रीलंका में सीरीज हो रही होती तो समझ में आता। श्रीलंका को साउथ अफ्रीका में खेलना है और मुझे नहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका में जाके उनके लिए इतना आसान होने वाला है। ना उस क्वालिटी के पेसर्स उनके पास होंगे और ना उनके पास वो साउथ अफ्रीका वाली टीम के सामने लड़ने का उतना अनुभव है, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो टीम है ये बहुत ज्यादा यंग लॉट है, एक तरीके से बन रही है अभी टीम। तो अपने कंडीशन में तो फिर भी ये खिलाड़ी बेहतर करते हैं। उम्मीद करेंगे कि एक टक्कर वाली फाइट हो, लेकिन उतना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तो जैसे ही वो टीमें हारेंगी सर, अगेन आपको वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे फेरबदल, परसेंटेज में गिरावट देखने को मिलेगी जाहिर तौर पे, और वहीं पे शायद भारतीय टीम को एक एज मिलता नजर आएगा। फिलहाल मुझे लगता है सर कि बॉर्डर गावस्कर के बारे में ना सोच के, 7 मैचेस में से 5 मैच जीतने के बारे में ना सोच के, टीम इंडिया को बड़ी पुरानी कहावत है कि टेकिंग 1 मैच एट ए टाइम, फिलहाल एक मैच पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगला मैच पुणे में होना है, पुणे में आप जीतिए और उसके बाद इस सीरीज को 1-1 से बराबर करिए, फाइनल मैच में जाइए, कोशिश करिए जीतने की। दोनों मैच जो आपके घर में होने हैं, अगर शायद आप यही दोनों मैच इंपॉर्टेंटली जीत जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। आपका माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा और पॉइंट्स टेबल जो है वो
भी बहुत सारी चीजें फिर क्लैरिटी से बयां कर पाएगा कि भाई वाकई में आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। और तब तक श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टीम भी कुछ ना कुछ टेस्ट मैचेस खेलेगी, इनके पॉइंट्स में भी फेरबदल होने को पूरी आशंका है होने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कि बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 4 मैचेस अगर यहां से टीम इंडिया जीत जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम ही फाइनल खेलेगी। और अभी भी सर 6 पॉइंट का हमें नुकसान हुआ है, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया जो सेकंड नंबर पे है दैट इज ऑन 62 पॉइंट समथिंग। हम ऑलमोस्ट उनसे लगभग मोटा मोटा 6 पॉइंट के अंतर से अभी भी आगे हैं परसेंटेज वाइज। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास अभी भी ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों मैचों पे फिलहाल कंसंट्रेट करें, ये खेलेंगे और उसके बाद बेहतर करते जाएंगे टीम इंडिया जिस तरीके से कर रही है। फिलहाल ये सीरीज जीते, अगला मैच जीते और उसके बाद आगे की बात देखेंगे। बॉर्डर गावस्कर में जब जाना होगा तब उस माइंडसेट के साथ जाएंगे। ऑलरेडी माइंड गेम शुरू हो चुका है, जो आपने स्टार्ट में बताया कि शमी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उधर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि भाई नहीं, हाँ शमी तो फिट है ही नहीं, उनके तो घुटनों में चोट है। बिल्कुल, और यही तरीका भी है। जब आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हो तो सीधा उस लक्ष्य के बारे में ना सोचें, वहां दिमाग जरूर रखें, उसके लिए तैयारी जरूर करें, लेकिन प्रोसेस को कम से कम फॉलो करते रहें। और प्रोसेस वही है जो अभी आयुष कह रहे थे कि पहले जो ये 2 टेस्ट मैचेस आपको अपने घर में खेलने हैं, यानी मैथ्स के पेपर का वो वाला सेक्शन जिसमें आप थोड़ा स्ट्रांग है, आपका सारा तैयारी जो है बड़ी अच्छी है उसको लेकर, वो सॉल्व करके वहां नंबर सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा मुश्किल वाले में घुसिएगा, उस सेक्शन में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी तो भी नंबर्स अच्छे रहेंगे। हम लोग जो नहीं तय है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो तय है यानी पॉइंट टेबल जो तय है वो भी आपको दिखाते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि 6 पॉइंट गंवाने के बाद भी भारतीय टीम कहां पर है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये 2023 से 2025 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी पॉइंट टेबल है। पहली 2 टीमें यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की हैं, दोनों के खाते में अब 8-8 जीत है, 12 मैचेस में से 3-3 हार है। लेकिन जो परसेंटेज है वो 68.060 है भारत का और ऑस्ट्रेलिया का है 62.500। अभी आयुष इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अब भी हम कम से कम 6 पॉइंट ज्यादा हैं। तीसरी कंटेंडर श्रीलंका की टीम जिसकी हमने चर्चा की और जिसको अब जाकर खेलना है साउथ अफ्रीका में, और पहले से ही अगर आप उनका परसेंटेज देखेंगे तो वो 55.56 है, यानी लगभग 10 पॉइंट से ज्यादा का फर्क है भारत से और लगभग 7 पॉइंट का डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया से। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही कंसोलिडेट किस्म से 2 टीमें जो आपको ऊपर दिख रही हैं वो अपनी जगह मजबूत कर चुकी हैं। हाँ, अब यही है कि अपने नतीजे पर ध्यान देना होगा। अपने जितने टेस्ट मैचेस हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस करते रहने होंगे। बाकी जो टीमें खेल रही हैं उनका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो पॉइंट टेबल में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, लेकिन अच्छा होगा अगर वो रिफ्लेक्ट करे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की टीमों में, नंबर 2 पर यही 2 टीमें रहें और जिस तरह की पॉइंट टेबल है लगता भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टेबल आपको हमने दिखाई, अब बताते हैं आपको कि रोहित शर्मा जो इस मैच को हारने के बाद भी बहुत ही संतुलित दिखाई दिए और जिस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए उसमें भी बहुत एक संतुलन दिखाई दिया। उसके अलावा जो जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर सवालों के जवाब दिए वो भी बात समझ में आती है। लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा बन गया जो शायद रोहित शर्मा नहीं चाहते होंगे, वो आपको दिखाते हैं कि घर पर यानी अपने घर में खेलने पर खिलाड़ी जो कप्तान के तौर पर हारे हैं उनका डेटा ये आपके सामने है। एमके पटौदी, मंसूर अली खां पटौदी यानी वो 9 टेस्ट मैच हारे थे, अजहरुद्दीन 4, कपिल देव 4, धोनी 3, रोहित 3। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है आयुष 3 टेस्ट मैच में हार। लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि ये मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में आप उस सेक्शन में गलती करके चले आए जिस सेक्शन में आपको 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद थी, यानी आप अपने घर में हार गए, इसीलिए इस लिस्ट में नाम भी आ गया। सर 2 बातें हैं, एक तो गौतम गंभीर साहब ने कहा भी कि भाई एट टाइम्स हम 100 रन पे ऑल आउट भी हो जाएंगे और एट टाइम्स हमारे जो लड़के हैं वो 400-500 रन बनाने के लिए भी चले जाएंगे और अगर 2 दिन खेलना रहा टेस्ट मैच को बचाने के लिए तो वो भी। तो भाई जब कोच और कप्तान ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि हम विनिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे, हम मैच के रिजल्ट के लिए जाएंगे, तो वहां पे सर फिर इस तरीके के रिजल्ट्स आपको एक आधा मैच में देखने को मिलेंगे। 3 मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारा घर में इतना बड़ा किला रहा है, इतना बड़ा इतिहास रहा है टेस्ट क्रिकेट में कि हम मुकाबले हारते ही नहीं है। इतने सालों की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी साहब केवल 3 टेस्ट मैच हारते हैं और रोहित शर्मा अभी 3 हार चुके हैं, तो वो कंपैरिजन देखिए चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने घर में डोमिनेट किया ये वो बताता है कि अगर 3 टेस्ट मैच रोहित हार जाते हैं तो सर हाहाकार ही मच जाती है कि भाई देखिए भाई घर में 3 टेस्ट मैच हार गए, कितनी बड़ी बात है। जबकि 3 टेस्ट मैच गंवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने दिनों से, इतने साल से लगभग कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन सर एक और चीज है, फिर आप कहेंगे कि आप घूम फिर के उस पर क्यों आ गए। सर इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम नहीं है। विराट कोहली का जब एरा शुरू हुआ उसके बाद हमने घर में कुछ गवाया ही नहीं है और ये बताता है कि बाकी, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कम दिन कप्तानी की, रोहित से भी ज्यादा दिन कप्तानी की है। 7 साल
पूरे तरीके से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी की है प्रॉपर। अगर आप कहें सबसे पहली कप्तानी टेस्ट क्रिकेट से ही शुरुआत की थी उन्होंने भारतीय टीम के लिए, जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही कप्तानी से जब वो हटे थे। और उसके बाद भी देखिए सर, यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि अभी भी नो डाउट इसमें कि टेस्ट में अगर कप्तानी की बात आती है, टेस्ट में अगर रूथलेस क्रिकेट की बात आती है, टेस्ट में अगर वो ऑरा क्रिएट करने की बात होती है कि वाकई में डोमिनेंस क्या होता है, मुझे लगता है कि सर विराट कोहली अभी भी स्टिल ही स्टैंड्स वेरी हाई ऑन द लिस्ट, और मैं उनको सबसे बड़ा टेस्ट टीम का कप्तान अभी भी मानता हूं। अब आपकी बात डिबेटेबल है, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सिक्के का एक पहलू है, और इसी स्टूडियो में बैठ के हम लोग हमेशा सिक्के के दोनों पहलू की बात करते हैं। अब आप दूसरा पहलू देखिए, क्या विराट कोहली के समय ये अप्रोच था कि हम कुछ भी हो जाए हम सिर्फ जीत के लिए खेलेंगे? उन्होंने किया है ऐसा नहीं है, मतलब एक टेस्ट मैच तो वो ऐसा था जो आराम से ड्रॉ हो सकता था, लेकिन वो हार के चले आए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हारना पड़ा तो 100 टेस्ट मैच हारने को तैयार हूं। तो वो आक्रामकता की जो शुरुआत विराट कोहली ने की एज अ कैप्टन, उसको रोहित शर्मा एक अलग लीग में ले गए हैं, उसको एक अलग स्टेटस पे ले गए हैं। शायद इसीलिए जब आप वही वाली बात है कि भाई जब तक आप 100 की स्पीड से चल रहे थे तब तक सब कुछ नियंत्रित था, आपके कंट्रोल था पूरा आपका। जब आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आपने रिस्क भी बढ़ाया है। और अभी आपने गौतम गंभीर को कोट किया, गौतम गंभीर को ही अगर कोट करूं मैं, इसी टेस्ट मैच, बेंगलुरु टेस्ट मैच के पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने कहा था कि अगर तैयार रहिए, जब 100 से कम पे आउट हो जाएंगे तब भी हम इनको बैक करेंगे। बिल्कुल। वहां उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली एक बात कही, ज्यादा रिस्क ज्यादा फायदा, ज्यादा रिस्क ज्यादा नुकसान। तो ये जो ज्यादा नुकसान है ना, ज्यादा फायदा तो सबको दिखता है। कानपुर टेस्ट मैच जीत गए साहब, 2 दिन में जीत गए, वाह वाह वाह, सबको दिख गया। लेकिन हारेंगे तो वो भी देखिए और उसको भी स्वीकार करिए, तभी आपको शायद आप एक खुले दिल वाले क्रिकेट फैन या खुले दिल वाले एक क्रिकेट के समझदार व्यक्ति बनेंगे। तो आपकी विराट कोहली को लेकर, कप्तानी को लेकर आपका जो मत है या जो आपकी राय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई उसको काट नहीं रहा। लेकिन रोहित एक अलग दर्जे की कप्तानी कर रहे हैं, और शायद इसीलिए वो हार के लिए तैयार भी रहते हैं, और इसीलिए वो जो 3 हार उनके खाते में जुड़ गई है वो जुड़ी भी है। क्यों मिली है हार? वैसे तो अब बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन फटाफट हमने जो एक 5 कारण निकाले हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करके, थोड़ा सा एनालिसिस करके, कि आखिर वो 5 वजहें क्या थी। तो सबसे बड़ी वजह तो यही थी, और ये तो रोहित शर्मा ने मान भी लिया था। रोहित शर्मा ने खुद ही कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना भारी पड़ा। शायद पिच को पढ़ना कई बार गलती हो जाती है, इस पर आपको एक उदाहरण भी दूंगा आयुष में। उसके अलावा पहली पारी में फिर 46 रन पर ऑल आउट हो जाना, अगर यही 46 की बजाय एक ट्रिपल फिगर तक आप टीम पहुंच जाती, 100-150 रन भी बन गए होते, एक पार्टनरशिप भी हो गई होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। उसके अलावा प्लेइंग 11 में एक तेज गेंदबाज की कमी का खलना, चूंकि आपने पिच गलत रीड की तो आपने प्लेइंग 11 भी गलत बनाया, वरना अगर आप पिच सही पढ़ते तो शायद आप यहां पर ये पॉइंट नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट इसीलिए है क्योंकि ये उसका जैसे सेक्शन का सब सेक्शन होता है, वैसे ये सेक्शन का सब सेक्शन है। दूसरी पारी में 54 रनों के अंदर 7 विकेट गिर गए, यानी वो जो सरफराज खान और ऋषभ पंत की पूरी मेहनत थी, जिस मेहनत ने आपको इस मैच में वहां लाके खड़ा किया जहां से आपको लगा कि जीत भी सकते हैं, बिल्कुल वो गड़बड़ ये हो गई कि वहां पर, और ये गड़बड़ भी बहुत रेयर हो रही है आजकल, जब मतलब निचले क्रम के जो गेंदबाज है वो भी अपने विकेट की कीमत लगाते हैं। वहां पर बैक टू बैक जिस तरह से विकेट गिरे, और फिर आता है जिक्र उन 2 खिलाड़ियों का जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, केएल राहुल, जो एक समय पर, अब तो नहीं लेकिन एक समय पर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का मजबूत हिस्सा थे, और रविंद्र जडेजा जो बहुत चुपके से अपना काम कर देते हैं। लेकिन फिर घूम फिर कर बात यहीं आती है आयुष की, आप हर खिलाड़ी से हर मैच में, हर इनिंग में परफॉर्म करें, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रविंद्र जडेजा नहीं कर पाए, केएल राहुल पे जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि केएल राहुल अगर आप देखें दोनों पारियों में नहीं कर पाए। उसके अलावा अगर आप पूरा इस साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो वो साल भी, ये आपके सामने उनके आंकड़े हैं जो दूसरी पारी में उन्होंने रन बनाए, 16 गेंद पर 12 रन, 2 चौके और 75 की स्ट्राइक रेट। खैर इससे कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। बावजूद इसके वो जो 5 पॉइंट्स हैं उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, चूंकि आप टॉस नहीं, आपने गलत फैसला किया बैटिंग का, इसीलिए क्योंकि आपको पिच की समझ नहीं थी, और पिच की समझ नहीं थी इसीलिए प्लेइंग 11 आपका गड़बड़ हो गया। और दूसरा केएल राहुल, बिल्कुल केएल राहुल पे तो बात करेंगे सर, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के कप्तान से जब पूछा गया था, टॉम लेथम, उन्होंने भी कहा कि भाई हम यहाँ पे
पहले हम खुद बल्लेबाजी करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते थे। पिच गलत रीड हुई, लेकिन पिच कहीं ना कहीं थोड़ी किस्मत आप खराब वाली बात कहेंगे कि पिच दोनों टीमों से रीड हुई गलत, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज में आ गई न्यूजीलैंड की टीम। 46 रन पे वैसे भी सर आप ऑल आउट हो जाएं अगर, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर पूरे मैच में आप कमबैक ही करते रह जाते हैं, कैचअप करते रह जाते हैं। और जिस तरीके से अगर आप देखें सर, मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा टीमें आज की डेट में हैं जो 46 रन पे ऑल आउट होने के बाद भी 450 रन तक अगली पारी में बना देती हैं। यहां तक आ जाता है मामला कि अगर कुछ रन और बन जाते तो शायद भारत ये मुकाबला जीत भी सकता था। ये बताता है कि भारतीय टीम कितनी स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा कैरेक्टर है पूरी टीम में, क्या यूनिटी है। और जब एक एम के लिए पूरी टीम खेलती है तो लड़के जान लगा देते हैं, चाहे नए लड़के हों चाहे पुराने लड़के हों, बिल्कुल। और उस तरीके की बल्लेबाजी और खेल भारतीय टीम ने दिखाया। दूसरी रही बात सर केएल राहुल की, मुझे लगता है सर कि हाँ थोड़ा सा उन पे दोष ज्यादा मढ़ा जाएगा क्योंकि वो डेजिग्नेटेड हैं इसी काम के लिए सर। फिलहाल टीम में 4 विकेट गिरने के बाद ही वो आते हैं और उनको डेजिग्नेट किया गया है कि भाई आपको लोअर ऑर्डर और जब नई गेंद आती है, जो आपने स्टार्टिंग में शो के बाद कही सर कि जब नई बॉल आती है उसको निगेट करना है और वीवीएस लक्ष्मण वाला काम करना है। लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल के साथ कैसे बल्लेबाजी करनी है ये आपको करना है। यही काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, सेंचुरी लगाई, तारीफ हुई, लेकिन अगेन यहां पे जरूरत थी सर। और ये तो उनका होम ग्राउंड रहा है, मतलब अगर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो फिर आप कहां बनाएंगे। मतलब दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे जहां पे आप रन बना सकते हैं। शुरू से अपने जीवन भर की क्रिकेट आपने लगभग वहीं खेली है स्टार्टिंग डेज की, तो बिल्कुल थोड़ा सा दोष उन पे ज्यादा मढ़ा जाएगा। रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों के पास फिर भी एडवांटेज है कि चलिए साहब बल्लेबाजी से नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी में बुमराह के अलावा अगर दूसरी पारी में कोई इफेक्टिव गेंदबाज लगा तो वो जडेजा ही नजर आए थे सर। तो कहीं ना कहीं वहां पे उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा कंपेंसेट कर लिया। लेकिन अगेन शायद वही 30-40 रन की बात है, 12 रन बनाए, 30-40-50 रन अगर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन और आ जाता तो शायद मैच की सिचुएशन अलग होती, मैच का रिजल्ट भी अलग हो सकता था। तो बिल्कुल केएल राहुल पे थोड़ा सा विवाद होता रहेगा, डिबेट होता रहेगा। और केएल राहुल तो शुरू से सर अब तो उनको आदत हो चुकी है, मतलब एक मीम भी हो रहा है सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि केएल राहुल बोलते हैं कि सांस भी लेता हूं तो विवाद हो जाता है। तो थोड़ा सा केएल राहुल उस तरीके के फेज से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए उन पे थोड़ा सा ज्यादा दोष मढ़ा जाएगा। अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, हो सकता है टीम से बाहर भी, क्योंकि एक अच्छी टेंशन भी तो है आपको कि शुभमन गिल को भी वापस लाना है, वो प्लेयर जिसने कुछ गलत नहीं किया, पिछली सीरीज में भी रन बनाए हैं। और किसको किसको आप रखेंगे, आपको रखना है 11 कोई है, वॉशिंगटन सुंदर भी अगेन आपकी टीम में आ गए हैं। तो बैक टू स्क्वायर वन जो दिक्कत है, वो जो सोचना है वो कोच साहब को है, गंभीर साहब को है, रोहित शर्मा को है, कप्तान साहब को है। हम यहाँ पे बैठ के बस एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो बार बार उंगली उठ रही है केएल राहुल पर, उसकी एक वजह ये भी है आयुष कि हम सब जानते हैं क्रिकेट हो या दुनिया का कोई भी खेल हो, वो एक समय के बाद बड़ा मनोवैज्ञानिक किस्म का दबाव लेकर आता है आपके ऊपर। आपको स्कोर बोर्ड पर 100 कुछ रन चेस करने हैं और आपको स्कोर बोर्ड पर 200 रन चेस करने हैं। जो जमीन आसमान का दबाव होता है 100 रन पर, मुझे ऐसा लगता है, मान लेते हैं आप ही कप्तान हैं और मेरी टीम को 100 रन चेस करना है, मैं अपनी टीम को क्या समझाऊंगा? मैं यही तो समझाऊंगा कि जाके बस खड़े रहना, रन अपने आप बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप अटैकिंग होंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि अगर आप अटैकिंग होते हैं, मान लीजिए आपने लगा दिया क्लोज इन फील्डर्स और तमाम सारा एकदम माहौल बना दिया, भौकाल बना दिया, 4 स्टेप लगा दी, तो वो ऊपर से एक शॉट खेल देगा, 4 रन चला जाएगा, तो वो 100 रन का प्रेशर जो है धीरे 96 पे आ जाएगा। एक और चौका चला गया तो 92 पर आ जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, आपने कहा साहब मैं डिफेंसिव खेलूंगा, अपनी बाउंड्रीज पूरी कवर कर दूंगा, अपने बॉलर्स को कहूंगा थोड़ी नेगेटिव बॉलिंग करो यार, थोड़ा इधर उधर निकालो, तो भी इतने ज्यादा ओवर हैं। मतलब अगर ये तो होता है कि 30 ओवर में आपको 100 रन करने, तो कुल मिला जुलाकर वो जो आप 50-60 कह रहे हैं, मैं मान के चलता हूं 100-200 प्लस अगर होता चौथी इनिंग में न्यूजीलैंड के ऊपर स्कोर, तो शायद जो प्रेशर होता और तब शायद वो जो जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते या रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते, तो उनके पास जो रनों का कुशन होता वो थोड़ा और बेहतर होता, वो थोड़ा और आक्रामक हो सकते थे। वो लिबर्टी शायद मिस हो गई और इसीलिए रोहित शर्मा अटैकिंग जाएं या डिफेंसिव जाएं, ये बड़ा सवाल उनके सामने भी रहा होगा। उन्होंने बीच का रास्ता चुना होगा कि चलो चलते हैं, जैसा जो होगा वैसा चलेंगे। इसीलिए शायद हम दोनों तरफ से कुछ कर नहीं पाए, वरना मैच का रिजल्ट कुछ और होता। अगर 200 के आसपास ये टारगेट होता तो 200 प्लस 201 रन भी होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल सर, और ये एज अ कैप्टन आप हमेशा इस तरीके के डिलेमा में रहते हैं कि भाई टारगेट ही इतना है कि आप अटैक करने जाएं या डिफेंस करने जाएं। कल भी हमने शो में यही बात की कि भाई रोहित शर्मा के पास जिस तरीके से मतलब रन थे 107 रन, जाहिर सी बात है एक आधा एज भी लगता है, बहुत सारे एज लगे स्टार्टिंग में बुमराह की गेंद पे और बॉल पीछे 4 रन के लिए चली गई। तो आपको ये समझना होगा कि एज अ कैप्टन भी बिल्कुल आप क्या सोचेंगे। ठीक है, रोहित शर्मा ने बहुत सारी ऐसी कप्तानी की है कि
102 रन, 101 रन, 2-2 रन से मुकाबले उन्होंने जीते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन अगेन दिस इज टेस्ट क्रिकेट और यहां पे आपको ये सोचना होगा कि भाई आप विकेटें लेने जाएं, क्योंकि आपको पता है कि बिना विकेट लिए आप मुकाबला नहीं जीत सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा रन भी नहीं लीक कर सकते। जैसे ही रन लीक होंगे वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल डिलेमा में थे रोहित शर्मा और लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद और जिस तरीके से जवाब दे दी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि इट वाज जस्ट अ ऑड डे फॉर अस या जस्ट अ ऑड टेस्ट मैच फॉर अस, हम दोबारा कमबैक करेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस बताता है कि हाँ, जो प्लान किया गया था उसी हिसाब से पूरी टीम ने काम किया है और लगभग प्लान से हम इस गेम में वापस भी आ गए थे। थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगली टेस्ट मैच में सर घायल शेर वाली बात है कि भारतीय टीम अब जो है वो थोड़ा सा चोट खा चुकी है, कॉन्शियस हो चुकी है पूरी तरीके से कि भाई पहला टेस्ट मैच हार गए हैं और 2012 के बाद से हम वही टीम है जिसने कभी टेस्ट सीरीज भारत में अपने गढ़ में नहीं हराई है। मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग तरीके से भारत वापस आने वाली है पुणे टेस्ट मैच में। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है पुणे टेस्ट मैच, क्या होता है और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी अब किस नए प्लान के साथ और कितना ओवर अल्ट्रा अग्रेसिव प्रो मैक्स हो जाएगी, वो देखने वाली बात होगी सर किस तरीके से आते हैं पुणे टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और मैंने आपको कहा था पिच की रीड पर एक किस्सा बताऊंगा। वो किस्सा ये है कि 2008 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, आपको याद होगा मंकी गेट एपिसोड होता है सिडनी टेस्ट में, उसके बाद भारतीय टीम पर्थ जाती है। अब पूरा का पूरा जो भारतीय खेमा है उसमें उस वक्त मतलब एक जो नाराजगी होती है ना, एंग्री यंग मैन जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में होता था कि जला के राख कर दूंगा वाला, वो वाला अप्रोच था। क्योंकि उस सीरीज में ना सिर्फ हरभजन सिंह के साथ वो मामला होता है, ईशांत शर्मा के साथ एक मामला होता है, उनकी शिकायत होती है। बल्कि वो खबरें कहीं छपी नहीं, लेकिन मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि भारतीय टीम यहां तक धमकी दे देती है कि हम टोर बीच में छोड़ के जा रहे हैं और खिलाड़ी बस में जो ट्रैवल करने को होती है उससे उतर जाते हैं नीचे कि हम जाएंगे ही नहीं, जाओ जो करना हो कर लो। और बीसीसीआई कोई आज की ताकतवर बोर्ड नहीं है, बीसीसीआई तब भी उतनी ही ताकतवर थी। बिल्कुल। तुरंत कम्युनिकेट किया जाता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि जो आप हमारे प्लेयर्स को टारगेट करना है, टारगेट करना बंद कर दीजिए, वरना हमने गाड़ी जो है इधर ले जाने के बजाय इधर मोड़ देनी है, बस और कुछ करना नहीं है। एक चार्टर्ड फ्लाइट भी तो चाहिए। बिल्कुल। और भाई बीसीसीआई को किसी भी देश से अपनी टीम को वापस लाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए होती है जो हमेशा तैयार रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पर उस नाराजगी भरे माहौल में भारतीय टीम पर्थ पहुंची। कुंबले कप्तान हुआ करते थे, तो पर्थ की विकेट वैसे ही मतलब पर्थ बीइंग पर्थ हम लोगों ने बचपन से सुना था कि पर्थ की विकेट तो बड़ी। मैं पहली बार तब ऑस्ट्रेलिया गया था, पहली बार पर्थ की विकेट देखी थी हमने। और जैसे बहुत सारे प्लेयर नडाल वो मिट्टी खाते हैं, घास खाते हैं, तो मुझे खाना था नहीं, मैंने कहा लेट ही लेते हैं, तो मैं ग्राउंड पर जाके लेट गया था कि पर्थ के मैदान में लेट के देखते हैं इसका क्या सुख होता है। खैर, कुंबले आए पिच का, जब उन्होंने पिच जाके देखी आए तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि अच्छा, कुंबले बहुत सीमित बातचीत करते थे एज अ कैप्टन, ज्यादा बताते नहीं थे कुछ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हाँ इट्स अ टिपिकल पर्थ विकेट और ये वो जो भी बताना था, चले गए। सौरव गांगुली को पिच देखने का कीड़ा था भाई, वो तो दुनिया, वो उनको आप कहीं खिलाइए, मतलब सौरव गांगुली हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको मान लेते हैं किसी अपने छोटे से एक मैदान पर बुला खिला रहे हैं, तो भी वो इस पे नहीं जाएंगे कि मैं सौरव गांगुली और मैं सबको छक्के उड़ा दूंगा। वो जाके वहां की विकेट भी देखेंगे। आप बुला लीजिए उनको किसी नोएडा के स्टेडियम में, वो वहां भी कहेंगे जरा विकेट दिखा दो एक बार। तो सौरव गांगुली भी चले गए विकेट देखने। अब सौरव गांगुली की जो विकेट को पढ़ने की कला है, वो लौट के आ रहे थे, उनसे हम लोगों ने पूछ लिया। और हम लोगों ने जब अपना रिपोर्टिंग करियर शुरू किया था तो सौरव गांगुली ही कप्तान थे। तो वो एक बेटर रेपुटेशन था, सौरव से सवाल पूछना, जवाब पूछना, सौरव बता भी देते थे। तो सौरव ने कहा कि नॉर्मल विकेट है। हम लोगों को लगा कि पर्थ की विकेट नॉर्मल कैसे हो सकती है, मतलब ये सौरव गांगुली कुछ गेम कर रहे हैं कि मतलब चूंकि कप्तान तो वो है नहीं, बात बाद में आएगी कि नॉर्मल विकेट थी और हार गए। तो हम लोगों को लगा कि ये माइंड गेम कर गया दादा कुछ कुंबले को लेकर। हालांकि बाद में समझ में आया जब भारतीय टीम वहां जीत गई, ऐतिहासिक जीत मिली भारतीय टीम को पर्थ में, तो समझ में आया कि वाकई वो टिपिकल पर्थ की विकेट नहीं थी, बल्कि वो विकेट ऐसी थी कि अगर जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीतेगी, और भारतीय टीम वहां बेहतर खेली थी इसलिए जीती थी। चलिए खैर, ये तो किस्सा हो गया, लेकिन वो जो एक लिखी लिखाई लाइनें हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, तो आगे की सुध लेनी है भारतीय टीम को, अगले 2 टेस्ट मैच जीतने हैं। मैथ्स के पेपर का वो सेक्शन जो बहुत अच्छे से तैयार किया है, उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाना था, वो नहीं आए क्योंकि पहला मैच हार गए। अब जो सेकंड बेस्ट हो सकता है 2-1 वो करें और फिर बढ़ेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ। वहां भी निराश नहीं करेगी भारतीय टीम, ऐसा हम सबको उम्मीद है, ऐसा भारतीय टीम के फैंस को उम्मीद है, और ऐसी ही उम्मीद कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा और कोच के तौर पर गौतम गंभीर को भी अपनी टीम से है। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।